पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो यूनिट है उसकी शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत हमें सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कॉन्सर्न एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइज एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ये जो है ये सारे सब टॉपिक्स हैं इस इशू के। तो जो पहला टॉपिक है आज वो देखते हैं, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कॉन्सर्न एंड डिलेमा इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इसको हम देखते हैं इस वीडियो में। पब्लिक सर्विस क्या होती है? पब्लिक सर्विस होती है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को ऑफ़र की जाने वाली सर्विसेज होती हैं, दोज आर कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज। वो जैसे एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट ने ऑफ़र करी हैं पब्लिक के लिए, तो दीज आर कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज। अब पब्लिक सर्विस वैल्यू क्या होती है? पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ वो सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जो कि एक पब्लिक सर्विस एजेंसी में होने चाहिए जब वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, मतलब अपने कर्तव्य को निभाते समय एक पब्लिक सर्विस एजेंसी में जो एक डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स, डिज़ायर्ड प्रिंसिपल्स होने चाहिए उसकी कार्यशैली में, दोज आर कॉल्ड पब्लिक सर्विस वैल्यूज़। अब इस समय में जो करंट टाइम है उस समय में पब्लिक सर्विस में काफ़ी चेंज आया है, क्योंकि जब हमें पता है कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो पब्लिक सर्विस ये ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत होती है इंडिया में। तो उस टाइम जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल था डेट वाज टोटली डिफरेंट देन टुडेज़ मॉडल। तब क्या था कि हम एक रेगुलेटर होते थे, जैसे कि हमें दूसरों की मतलब जो पब्लिक है उसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेशन का काम करना होता था। लेकिन आज के टाइम पे हमें एज एक ब्यूरोक्रेट को जो है फैसिलिटेटर का काम करना होता है, यानी उसको जो अपनी प्रेजेंस है वो कम से कम करनी होती है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें जितने भी बॉटल नेकनेस हैं, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट कर सकें, जितने भी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हर्डल्स हो रही है, रेड टेपिज़म ख़त्म हो सके, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अब की पब्लिक सर्विस में हमें दिखनी चाहिए। फिर रेगुलेशन टू डेवलपमेंट, पहले था कि रेगुलेट करना काम होता था गवर्नमेंट का, लेकिन अब हमें वेलफेयर ओरिएंटेड काम करना है। तो जब हम वेलफेयर ओरिएंटेड काम करेंगे तो हमारे अंदर कंपैशन और एम्पैथी, ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो डिज़ायरेबल होगी, रैदर देन कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे देखें कि प्रोसीजरल करेक्टनेस है या चीज़ें एकदम स्ट्रिक्ट वे में हों। उसकी बजाय हम शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था वेबर मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में भी, कि वहाँ पे चीज़ें बहुत रिजिड होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो एक कंपैशनेट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। और हम इस चीज़ का एग्जांपल आज के टाइम पे देखते हैं कि काफ़ी सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो थ्रू सोशल मीडिया कनेक्टेड हैं अपने लोगों से। फिर उसके बाद अभी जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा रोल उसका इम्पॉर्टेंट हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट, सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आईटी के थ्रू लोगों से जुड़े हुए हैं। लोग जो हैं वो खुद जा के काम करने की बजाय जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन अपने घर से कर सकते हैं। तो इस वजह से जो नई वैल्यूज़ है उसमें ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन, एफिशिएंसी, सर्विस एट डोर स्टेप, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एमर्जिंग वैल्यूज़ हैं इन पब्लिक सर्विस। फिर उसके बाद हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल भी हो रहा है, तो टेक्नोलॉजिकली एप्ट होना चाहिए हमको। फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में हम प्राइवेट सेक्टर्स के जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द चेंजिंग सिनेरियोज इन टुडेज़ वर्ल्ड इन पब्लिक सर्विसेज। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि ये तो हमारी नई चीज़ें हो गई, लेकिन कुछ पब्लिक सर्विस ऐसी भी हैं जो कि ओल्ड हैं बट रेलेवेंट हैं। जैसे कि एक नोलन कमेटी थी, ब्रिटेन में एक नोलन कमेटी थी, उन्होंने 7 पब्लिक सर्विस बताई थी। उसको हम साहिल डबल ओ से याद कर सकते हैं। वो है सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी एंड ओपननेस। ये जो इन्होंने बताई थी वैल्यूज़, दीज आर ओल्ड वैल्यूज़ बट दे आर स्टिल रिलेवेंट, और ये आगे भी रहने वाली रिलेवेंट वैल्यू हैं। ठीक है,
कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि ओल्ड हैं, पब्लिक सर्विस में पहले के लिए रेलेवेंट थी, पर आज के लिए रेलेवेंट नहीं है। उदाहरण के लिए एकदम रिजिडिटी होना, प्रोसीजरल करेक्टनेस होना। फॉर एग्जांपल कि ऑटोप्सी का जो है कि पहले था कि मतलब ब्रिटिश टाइम पे ये होता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो इसलिए ये देखा जाता था कि ऑटोप्सी जो है वो सनसेट के बाद ना हो। बट आज के टाइम पे भी वो रूल फॉलो होना कहीं से भी जायज़ नहीं दिखता है। ऐसे ही एक रिजिड हायरार्की होना, मतलब कि आप सबसे वो जो सेंट्रलाइजेशन हो जाना ब्यूरोक्रेसी का, कि जो लोअर लेवल पे स्टाफ है उसके पास पावर ना होना। फिर सीक्रेसी, मतलब सीक्रेसी से करप्शन भी जो होता है वो इमर्ज होता है। या ये सीक्रेसी मतलब चीज़ों को एकदम सीक्रेट रखना, दैट इज़ ब्रिटिश लेगेसी। इसका आज के टाइम पे रेलेवेंस नहीं है। सेंट्रलाइजेशन एंड मोनोपोली, इनका भी आज के टाइम पे रेलेवेंस नहीं है। ठीक है। फिर कुछ न्यू पब्लिक वैल्यूज़ हैं जो कि आज के टाइम पे डिज़ायरेबल हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि हम वन साइड ब्यूरोक्रेसी में हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम वन साइज़ फिट अप्रोच नहीं लगा सकते हैं हर जगह। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है और उसमें है कि डिज़ायर्ड है कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए लोगों के पास, बट और ये जो पूरी प्रोसेस है वो ऑनलाइन है कि लोग ऑनलाइन जमा कर रहे हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट को। बट एक गाँव है जहाँ पे ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो उस केस में वो ऑनलाइन उस प्रोसीजर में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में उनको लाभ मिले, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति जाए और वहाँ पे जाके उनका कास्ट सर्टिफिकेट लेके आए। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। फिर आता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन में मतलब चीज़ों को बेटर वे में प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसके लिए हम नए तरीके निकालें। दिस इज़ कॉल्ड इनोवेशन, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और बेटर और इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर सकें। फिर उसके बाद आता है रिस्क टेकिंग। तो रिस्क क्या है कि आज के टाइम पे अनसर्टेनिटी एक एलिमेंट हो चुका है लाइफ का भी, और उस केस में हमें आपने देखा होगा कि कोविड-19 आया था, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो हमें रिस्क लेने पड़ते हैं कि मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट का खर्चा बहुत आ जाए किसी नई चीज़ को लाने में, बट उसकी वजह से बहुत इफेक्टिव काम हो सकता है। तो दैट इज़ रिस्क। तो रिस्क टेकिंग भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में डिज़ायरेबल गुण है जो आज के टाइम पे होना चाहिए। फिर टीम स्पिरिट, मतलब क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो हमें लोगों से मिलकर काम करना, एक टीम स्पिरिट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या इम्पॉर्टेंट वैल्यू होनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट में। फिर कंपटीशन का मतलब होता है कि देखिए आज के टाइम पे बेटर और इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन में हम देखते हैं कि रैंकिंग्स होती हैं डिफरेंट सिटीज़ की, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से लोग बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद एफिशिएंसी तो मतलब जितना कम हम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे दें, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। फिर उसके जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर हम ऑनलाइन सिस्टम कर दें तो हम ज़्यादा एजुकेशन या टेलीमेडिसिन के थ्रू हम मैक्सिमम लोगों तक सर्विस पहुंचा सकते हैं, और वो भी कम रिसोर्सेज में। ठीक है। अब गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस होती है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर्स एट ऑल लेवल्स। मतलब कंट्री की जो अफेयर्स होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे मैनेज करना, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होता है? इसमें एलिमेंट आपके शामिल होते हैं एफिशिएंसी के, इफेक्टिवनेस के, ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी के। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी वैल्यूज़, ये सारे इफेक्टिव होगी वो गवर्नेंस, टाइम बाउंड होगी, रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है। वो पब्लिक से कनेक्टेड होगी। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। फिर एथिकल गवर्नेंस क्या होती है कि वो जो होती है वो सर्टेन वैल्यूज़, कुछ जैसे प्रोबिटी है, इंटीग्रिटी है, कंपैशन है, एम्पैथी है, जस्टिस है, इन सारी वैल्यूज़ पे बेस्ड होती है एथिकल गवर्नेंस। ठीक है। फिर पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कुछ एथिकल कंसर्न या एथिकल इश्यूज़ क्या हैं? एक्सेस ऑफ पर्सनल अथॉरिटी, मतलब किसी भी पब्लिक सर्विस के पास ज़्यादा ही अथॉरिटी हो जाना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसकी पर्सनल अथॉरिटी होना। फिर उसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार होता है कि लोग पब्लिक सर्विस में तो आ जाते हैं पर उनका करने का उतना इच्छा नहीं होता है। दे डोंट वांट टू मेक एनी रिफॉर्म, दे आर नॉट वेरी कंपैशनेट, तो दे शो अ लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स देयर सर्विस।
ठीक है। ब्राइबरी एंड करप्शन तो मतलब लगता है कि एक एवरग्रीन इशू है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। कॉम्प्लेंसी रिप्लेसेस हार्ड वर्क, मतलब लोग जो होते हैं ना ढीले ढाले हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत शिकायत होती है लोगों की, यार कि ये सरकारी आदमी है तो बड़ा ढीला और बहुत ही ऐसे ही काम करने वाले हैं। तो एक जनरल माइंडसेट भी होता है और कहीं ना कहीं ये देखा भी जाता है कि लोगों में हार्डवर्क की कमी होती है, जितना कि अगर हम प्राइवेट से कंपेयर करें तो। फिर साइकोलॉजी ऑफ इवेज़न, मतलब काम नहीं करना चाहते हैं लोग, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए। फिर पैट्रोनाइजेशन ऑफ फेवरेटिज्म, मतलब लोग अपने फेवरेट लोगों को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में देखते हैं हम। ये बहुत इशू चलता है कि अपने ही फेवरेट लोगों को लेना, या अपने फेवरेट लोगों को किसी काम में एम्प्लॉय करना, अच्छी जगह पे उनको देना, एम्प्लॉय करना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी, मतलब जनता तक बात ही ना पहुंच पाए कि क्या असल में हो रहा है। फिर लैक ऑफ कंपैशन, मतलब एम्पैथी के बिना आप काम करें, आप लोगों के साथ, जनता के साथ, जैसे कि कानपुर वाला इवेंट हुआ था, वहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेशन गया था अतिक्रमण हटाने, तो वहाँ पे इस तरह से उन्होंने प्रॉपरली उनको एड्रेस नहीं किया, और वो लैक ऑफ कंपैशन ही था जो माँ और बेटी ने उनकी सुसाइड कमिट कर लिया था। तो दिस इज़ ऑल इशूज़ इन टुडेज़ एथिकल। इसके हम एग्जांपल्स भी, जैसे कि मैंने ये कानपुर वाला बताया, आप अपने लेवल पे जो आपने पढ़ा हो उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एथिकल डिलेमास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, क्या एथिकल डिलेमास होती हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, वो देखते हैं। एथिकल डिलेमास का मतलब होता है दो कंपीटिंग एथिकल प्रिंसिपल, यानी दोनों राइट हैं और दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं। उस केस में हम कौन सा चॉइस करते हैं, दैट विज बिकम एथिकल डिलेमा। अगर कोई एक राइट है और एक रॉन्ग है तो दैट इज़ नॉट एथिकल डिलेमा। लेकिन अगर दोनों राइट है तो उस केस में हमें चूज़ करना है, तो दैट इज़ बिकम्स योर एथिकल डिलेमा। जैसे कि सुपीरियर का डायरेक्टिव मानना ज़रूरी होता है कि भाई आपके सबॉर्डिनेट हैं आप किसी के, तो आपका जो बॉस है तो आपका उस मतलब ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी कि आप ओबीडियंस हैं या डिसिप्लिन है, दैट इज़ योर वन वैल्यू। बट पब्लिक गुड भी जो है लोगों के लिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज़ अनदर वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में कंपीटिंग बात आ जाती है जब मैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका सीनियर है और आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दो, बट आपको लगता है कि लाठी चार्ज करना इज़ नॉट गुड, बट आपको सीनियर का ऑर्डर मिला है, तो दैट इज़ बिकम्स योर एथिकल डिलेमा। फिर उसके बाद मेंटेनिंग सीक्रेसी एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, मतलब कई बार होता है कि हम या कि सीक्रेसी को मेंटेन करें, कि मतलब लोग सीक्रेसी को मेंटेन करके रखना है, या फिर ट्रांसपेरेंसी को बताना है, लोगों को बता देना है, या फिर लोगों से छुपा के रखना है। तो दैट इज़, यहाँ पे भी एथिकल डिलेमा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमें करना चाहिए कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है उनको पहले से ही बता देना चाहिए, और इंडिपेंडेंट ऑम्बड्समैन को रिक्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसी को, जिससे कि वो उन जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल है वो उसको भी वो जांच सकें। फिर उसके बाद आता है डिलेमा बिटवीन प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल होता है कि आरक्षण, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन तो कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी के साथ में किसी को आरक्षण दिया है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, बट हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनको नीड थी उसके लिए उनको दे रहे हैं। तो ये दोनों में हो जाता है। या ऐसे इसको एज अ, यहाँ पे हम दो कंपीटिंग वैल्यू हैं, एक है कंपैशन और दूसरी इक्वालिटी, ये दोनों आपस में जो है compete कर रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि भाई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है तो हम दें, लेकिन उसका असेसमेंट करें कि भाई देने वाला ही, ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती दिए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जो एक तरह से रैशनलाइज होना चाहिए, अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है तो रैशनलाइज होना चाहिए, ठीक है। और उनको एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम के लिए देना चाहिए कि भाई एक बार आपने वो ट्रीटमेंट ले लिया, अब उसके बाद आपको उस चीज़ का लाभ मिल गया और आप नाउ यू आर एम्पावर्ड, तो आप फिर उसको दोबारा लाभ मत लो, ठीक है। और सेकेंडली आपको कैपेसिटी बिल्डिंग और एम्पावरमेंट जनरेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय कि उनकी एकदम से हैंड होल्डिंग करने के। फिर आता है ऑनेस्टी वर्सेस एफिशिएंसी। अब ऐसा हो सकता है कि आपके स्टाफ में कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम करता है, बट वो उतना ऑनेस्ट नहीं है, बल्कि लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है जो कि ऑनेस्ट है, बट वो जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं है। तो उस केस में भी क्या होता है कि हमें जो डिसऑनेस्ट वर्कर है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपकी करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, डिसऑनेस्ट वर्कर को एक तरह से मतलब उनको हमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप उनको ये चीज़ बोलनी चाहिए कि ऑनेस्टी इज़ द डिज़ायरेबल एलिमेंट, अगर आपका नहीं है तो वो आपको हटा दिए जाएंगे, और जो एथिकल है उनको थोड़ा सा ट्रेंड करके एफिशिएंट बनाया जा सकता है।
फिर रूल वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि रूल एंड रेगुलेशंस तो होते हैं, मतलब रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको फॉलो करना होता है, बट फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा होता है कि उसकी वजह से किसी का हम उस रूल और रेगुलेशन को इतना ज़्यादा फॉलो कर लें कि जो पब्लिक सर्विस है वो ही ना हो पाए। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि जैसे कि पहले के भी एग्जाम्पल दिया था कि कोई महिला हैं और वो आती हैं, वो किसी योजना की लाभार्थी पोटेंशियल हैं, बट उनके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। डैट बिकम्स कि भाई यहाँ तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उनके लिए हम या तो उनको कोई टाइम पीरियड दें कि उतने टाइम पीरियड में वो डॉक्यूमेंट लेके आएँ, या हम उन ऐसा कर सकते हैं कि कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों के लिए कुछ मतलब एक वो बनाए कि कोई अल्टरनेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दे दें। तो ये चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात, ठीक है। फिर आती है कि एथिकल डिलेमास इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या एथिकल डिलेमास हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। जैसे कि पहला है कि प्रॉफिट वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो एम होता है वो मेनली प्रॉफिट जनरेशन होता है। तो अब वो अब कई बार होता है कि उसकी वजह से अब वो प्रॉफिट कैसे बनाता है भाई, अपनी या तो मतलब मेनली जो अपना आउटपुट है, जो अपना टर्नओवर है उसको बढ़ाता है, या तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, तो इस तरह से उसका प्रॉफिट बढ़ता है। पर कई बार अब देखिए, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वेतन देगा या उनकी जो है वो चीज़ें करेगा, मतलब कोई उनको समस्या है तो उस केस में उनको ज़्यादा पैसे दे देना या ज़्यादा छुट्टी वगैरह दे देना, तो डैट बिकम्स उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो वहाँ पे उनके लिए एथिकल डिलेमास हो जाता है प्रॉफिट वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। या ऐसा कुछ कि भाई जैसे कोई ऐसी कंपनी है जो, या सॉरी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वो उनका वो अपनी प्रॉफिट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, उनके बीच में एथिकल डिलेमा आ जाता है। फिर आता है सिन इंडस्ट्रीज़। जैसे कि हम देखते हैं सिन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि भाई लोगों की जॉब्स, एक तरफ तो लोगों की जॉब होती है जो उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं। सिन इंडस्ट्री मतलब टोबैको और ये सब चीज़ें, अल्कोहल वगैरह या पॉर्न, तो यहाँ पे लोगों की जॉब्स, लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। बट ओवरऑल ये सिन इंडस्ट्री है, मतलब ये ऑल ओवर जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए लार्ज स्केल पे ये चीज़ नुकसानदायक है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में ये एथिकल डिलेमा है। प्रॉफिट वर्सेस एम्प्लॉयर वेलफेयर, ये हमने ऊपर डिस्कस किया। ऑटोमेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, मतलब आज के टाइम पे ऑटोमेशन हो रहा है और ऑटोमेशन की वजह से ऑटोमेशन में इंसानों की जगह जो है वो मशीन ले रही हैं। तो क्या हो रहा है कि ऑटोमेशन से काम आपका जल्दी जल्दी होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग हैं जो वहाँ पे लगे हैं उनकी रोज़ी रोटी का क्या। तो ये इश्यूज़ आते हैं एथिकल डिलेमास के इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। फिर डिफरेंट जो आपके प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होना, तो ऑल दिस कम्स अंडर द डायलेमा ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हमने देखा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल डिलेमास और चेंजिंग सिनेरियोज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।